अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, हम आपको केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स में खुशामदीद कहते हैं और आज एक बार फिर से अपने फर्स्ट ईयर का टॉपिक दैट इज स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ईटा टेस्ट, दैट इज स्टूडेंट बोहर एटॉमिक मॉडल। के बोहर एटॉमिक मॉडल पे स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्यों पेश किया गया, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द अंडर डिस्कशन दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। के स्टूडेंट, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट, that model was proposed by Danish chemist whose name was what? Whose name was Niels Bohr, जिसका नाम क्या था? नील बोहर था। उसने ये मॉडल पेश किया in order to explain the structure of atom। अब स्टूडेंट, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था क्या था स्टूडेंट? in order to remove the defection of a in order to remove the defection or defects of a Rutherford model। रथरफोर्ड मॉडल की जो डिफेक्ट्स थे उनको खत्म करने के लिए ये पेश किया गया और एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये पेश किया गया। अब ये कब पेश किया गया? इट वाज प्रपोज्ड इन 1913 बाय हुज? नील बोहर। किसने? नील बोहर ने। स्टूडेंट, अब अगर हम इसके मेन पोस्टुलेट्स पे बात करें, अगर पहला पोस्टुलेट हम इसका देखें तो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट the electrons of an atom revolves around the nucleus of an atom in a fixed circular path called orbit or shell। कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम शेल कहते हैं या हम इनको ऑर्बिट कहते हैं। फिर से सुन लें कि the electrons of an atom revolves around the nucleus of an atom in the fixed circular path which are called shell or orbit। दूसरा postulate student that is about the emission and absorption of the energy कि when electrons remains in the same shell it neither release energy nor absorb energy, its energy remains constant। ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सेम शेल में रिवॉल्व करता है, जंप नहीं करता या हायर से लोअर शेल में नहीं आता, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? वो सेम रहती है। या मैं आपको समझा देता हूं स्टूडेंट कि लेटर ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस ऑफ द एटम है। ये क्या है? ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल और ये चौथा शेल है। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल इस शेल में यहां पे क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है अपने इसी शेल के अंदर, इसी शेल के अंदर, ना यहां से इधर ऊपर जंप कर और ना नीचे जंप कर रहा है, मतलब कि सेम शेल में रह रहा है। तो उसने कहा कि इस केस में ये इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी रिलीज करेगा और ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा पोस्टुलेट फिर स्टूडेंट उसने बताया, उसने क्या बताया? उसने कहा कि अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस लोअर शेल से इस हायर शेल में जंप करेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इसके मुकाबले में ये इस हायर शेल से इस लोअर शेल में जंप करेगा तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। कि when this electron jumps from the lower energy state to the higher energy state then it will absorb energy, and when it will jump from a higher state to the lower state it will release energy। स्टूडेंट, ये क्या था? इसका तीसरा पोस्टुलेट था। तीसरा स्टूडेंट, ये एक्चुअली तीसरा पोस्टुलेट ये वाला है कि जब ये क्या करेगा? जब ये हायर शेल से लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इसी का फिर चौथा पोस्टुलेट है कि जब ये हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। अब इसके बाद जो स्टूडेंट जो पांचवा पोस्टुलेट है
जो पांचवा पोस्टुलेट है दैट इज स्टूडेंट ये जो आपका जो ये अभी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी कि द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के स्टूडेंट की एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल या हायर शेल टू लोअर शेल। दोनों केसेस में या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और फिर डिपेंड करते हैं कि अगर हायर शेल से लोअर में आता है तो रिलीज होगी, लोअर से हायर में जाते तो एब्जॉर्ब होगी। तो उसने कहा कि द चेंज इन एनर्जी, अब यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होगा, आप देखें यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ और होगी, ऊपर जाएगी तो इसकी एनर्जी कुछ और, इनके दरमियान के जो डिफरेंस है, तो उसने कहा कि द डिफरेंस इन द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द डिफरेंस इन द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो एनर्जी यहां से रिलीज करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। अब अगर हम क्या करें स्टूडेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो ये आ जाएगा डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच के स्टूडेंट प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी क्या थी, 6.6262 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 ये स्टूडेंट जूल सेकंड इसकी वैल्यू है। तो ये मैंने कल आपको बताई थी। अब इसके बाद जो ये तो आगे स्टूडेंट इसका पांचवा पोस्टुलेट, जो इसका छठा पोस्टुलेट है स्टूडेंट दैट इज कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल होल नंबर मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई के द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी मास भी, उसका मास भी है, उसकी वेलोसिटी भी है, तो उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, उसका मोमेंटम बन जाते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो आप ये कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, मतलब कि n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। n का क्या मतलब है स्टूडेंट, n के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई है, मतलब कि क्या ये mvr के स्टूडेंट मोमेंटम है। ये हमारे पास स्टूडेंट ये छठा पोस्टुलेट है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई के जो मोमेंटम होगा स्टूडेंट, जो mvr जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किस चीज के, h डिवाइडेड बाय 2 पाई के। मतलब कि h के n क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब कि n विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, होल नंबर। n जो है हमेशा किसी भी होल नंबर के बराबर होगा एंड कैन नाइदर बी इक्वल टू एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, किसी फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट अगर मैं सातवें पोस्टुलेट पे बात करूं तो सातवां जो पोस्टुलेट है स्टूडेंट दैट इज कि मूविंग इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस। ये क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस है। एक स्टूडेंट के स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज द कूलम्बिक फोर्स है, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये देखें स्टूडेंट ये लेट आपके पास के न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अब स्टूडेंट मैं कहता हूं कि लेट अगर इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पे अगर आप देखें नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखें ये आ गया स्टूडेंट इनके दरमियान क्या, कूलम्बिक फोर्स, एफ कूलम्बिक। अब अगर सिर्फ ये फोर्स है, कोई और फोर्स नहीं है, फिर तो चाहिए कि जो न्यूक्लियस है ये फौरन क्या करे, ये फौरन इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपने अंदर जम कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जिस टाइम ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचता है तो एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट क्या होती है, अब स्टूडेंट ये क्या, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स है या आप इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं, जो क्या करती है टुवर्ड्स द सेंटर जो है इस बॉडी को खींचती है। और अब जो दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इसको आउटवर्ड खींचती है, आउटवर्ड इसको क्या करती है, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कूलम्बिक फोर्स ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और ये क्या स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ये कूलम्बिक फोर्स है, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान है, ये अपनी तरफ न्यूक्लियस की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, लेकिन इसको बैलेंस आउट करते हैं कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार फिर से
बॉडी को क्या अवे फ्रॉम द सेंटर जो है क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। तो लिहाजा ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं। कहने का मतलब ये था कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट करती हैं। एक स्टूडेंट क्या कूलम्बिक फोर्स, एक स्टूडेंट क्या कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स को मैं करूंगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी से, और दूसरी जो फोर्स स्टूडेंट वो कौन सी है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको मैं एफ डैश सी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और ये दोनों फोर्सेस के स्टूडेंट मिकदार में बराबर है, मतलब कि एफ सी इज इक्वल टू व्हाट, एफ प्राइम सी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस आउट कर रही है, लिहाजा ये दोनों क्या है, ये बराबर है। तो ये था स्टूडेंट क्या बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल ये थे इसके कुछ पोस्टुलेट जो मैंने आपको बता दिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को एक्सप्लेन करने के लिए पेश किया गया था, और रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया गया था। अब स्टूडेंट मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस पे बात करूंगा। एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पे स्टूडेंट आज हम बात करेंगे। और पहली एप्लीकेशन पे आज हम बात करेंगे, बाकियों के भी पढ़ेंगे साथ साथ, लेकिन आज हम बात करेंगे किस चीज के ऊपर, एनर्जी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के ऊपर, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। स्टूडेंट टॉपिक है हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ द क्या स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। और आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, किसी एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस जो है ना वो आज हम उस पर बात करेंगे। लेट अस स्टूडेंट वी हैव द न्यूक्लियस, हमारे पास क्या स्टूडेंट न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द के स्टूडेंट बहुत सारे ऑर्बिट हैं और केंद्रीय शेल है। लेट स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, या इसको मैं थोड़ा सा ठीक बना लेता हूं। ये मेरे पास क्या स्टूडेंट न्यूक्लियस है, और ये उसके गिर्द के स्टूडेंट शेल है, और उस शेल के अंदर ये क्या स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस दैट इज स्टूडेंट व्हाट, दैट इज आर। ये क्या स्टूडेंट, ये रेडियस है, और ये हमने फाइंड करना है। और अब जो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस स्टूडेंट वो क्या है, वो है जी ZE के बराबर है। वो क्या ZE के बराबर है, जहां पे Z के एटम का एटॉमिक नंबर है, और E क्या है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और यहां पे ये जो E है, ये क्या स्टूडेंट, ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ये न्यूक्लियर फोर्स है जो कि इसको अपनी तरफ खींचती है, और ये कौन सी फोर्स है स्टूडेंट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दैट इज कूलम्बिक फोर्स, या कौन सी फोर्स है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहां पे ये कौन सी फोर्स है स्टूडेंट, ये कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है, जब ये फोर्स है तो जाहिर सी बात है यहां पे कोई और भी फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है तो एट द सेम टाइम इस पे एक और फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसको अवे फ्रॉम द सेंटर लेके जाती है, एंड दैट इज स्टूडेंट व्हाट, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या स्टूडेंट, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इसको अवे फ्रॉम द सेंटर लेके जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इसका मास क्या है, इसका मास m है, और ये जो मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v मूव कर रहे हैं। और E जो है स्टूडेंट, दैट इज E जो है स्टूडेंट, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और यहां पे चार्ज ऑन द प्रोटॉन है, और Z जो है स्टूडेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आपको क्या कहता है, कूलम्स लॉ आपको कहता है स्टूडेंट ये फोर्स, कौन सी फोर्स, क्योंकि हम कूलम्स लॉ स्टडी कर रहे हैं, तो कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। देखें ये एक चार्ज है ZE, और ये ऊपर E के ये दूसरा चार्ज है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZE E, ठीक है स्टूडेंट, के E। अब देखें
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, इनके डिस्टेंस के बराबर, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस के आर है डिवाइडेड बाय इनके स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर। इसको आप नाम दे दें किस चीज का, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। यह आ गया हमारा इक्वेशन 1 स्टूडेंट। अब अगर हम यहां पे क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, एफ कूलम्बिक इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वायर। ये देखिए ई और ई आपस में मल्टीप्लाई को ई स्क्वायर बना देंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहां पे ये जो हमने के लगाया, ये क्या स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और या क्या है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। और के की जो वैल्यू है स्टूडेंट, के बराबर है, अब स्टूडेंट इसको मैं चूंकि अब मैं यहां पे या छोड़ दें स्टूडेंट, देखें के एक्चुअली बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है वो है स्टूडेंट 8.85। के की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या स्टूडेंट, 10 रेज़ टू द पावर -12 सी स्क्वायर, और क्या स्टूडेंट पर जाउल और पर मीटर, पर जाउल पर मीटर क्या है स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू है, पर जाउल पर मीटर क्या है स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू है, ये स्टूडेंट क्या है, ये इसकी वैल्यू है। तो अब स्टूडेंट जो कूलम्बिक फोर्स है, अगर हम यहां पे एफ की वैल्यू पुट करें, तो एफ के की वैल्यू अगर हम पुट करें, तो ये बराबर हो जाएगा एफ कूलम्बिक विल बी इज इक्वल टू क्या, जेड ई स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही चीज आएगी, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 और के है ना, और साथ में क्या आर स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, इसको आप नाम दे दें किस चीज की, इक्वेशन 2 का। अब एट द सेम टाइम you have noticed that the another force is also acting on electron, यहाँ पे एक और फोर्स भी इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है, और वो कौन सी फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और आपको पता है कि एफ सेंट्रीपिटल किस चीज के बराबर है, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर होता है, ये बराबर है एम वी स्क्वायर बाय आर के, किस चीज के, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये स्टूडेंट किस चीज के बराबर होते हैं, mv स्क्वायर बाय आर के, और इसको आप नाम दे दें किस चीज का, इक्वेशन 3 का, mv स्क्वायर बाय आर। अब आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो मतलब कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है, मतलब कि क्या स्टूडेंट, ये एक दूसरे को अगर बैलेंस करें, मतलब कि दोनों क्या बराबर हैं। लिहाजा जो हमारे पास जो एफ कूलम्बिक है, ये बराबर है किस चीज के, एफ सेंट्रीपिटल के, एफ सेंट्रीपिटल के बराबर है। एफ सेंट्रीपिटल का मतलब है क्या स्टूडेंट, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, और एफ कूलम्बिक का मतलब है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। अब स्टूडेंट ये वैल्यू मैं यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट कर दी वहां पे। अब आगे देखें स्टूडेंट क्या होगा, होगा कुछ, अब देखें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल कूलम्बिक फोर्स के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये किस चीज के बराबर है, एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर है। मतलब कि क्या, अगर मैं यहां पे लिखूं, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, देखें ये फोर्स बराबर है किस चीज के, इस फोर्स के बराबर है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। देखें ये इस चीज के बराबर है। अब अगर आप देखें ये जो आर है स्टूडेंट, इसको अगर मैं इधर ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। देखें ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर। अब देखें ये स्क्वायर इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर, जो आपके पास जी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, मैं यहां से क्या करूं, मैं यहां से
वैल्यू निकालूं किस, अब ये जो आर है स्टूडेंट, इसको अगर मैं इधर में शिफ्ट कर दूं, अब ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट के एम वी स्क्र आर, क्या एम वी स्क्र आर इज इक्वल टू जेड स्क्र डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी स्टूडेंट आर तो चूंकि इधर शिफ्ट हो गए, तो स्टूडेंट आप देखें ये जो है इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है एम वी स्क्र आर की, स्टूडेंट एम वी स्क्र। अगर मैं अब यहां से आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो आर ये मेरे पास आ जाएगा क्या, जेड स्क्र डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, तो इधर नीचे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मतलब एम वी स्क्र के बराबर आ गया। ये देखें ये आपके पास आ गई किस चीज की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहां से जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल के बराबर जो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इसको आप नाम दे दे क्या, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 3 का, और ये आ गए स्टूडेंट के इक्वेशन 4, ये हमारा आ गया इक्वेशन 4, या इक्वेशन 4 आ गया। अब आपको पता है स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल आपको पता है कि क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है स्टूडेंट की एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम किस चीज के बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, इस चीज के बराबर है। ये स्टूडेंट आप देखें ये इस चीज के बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर हम यहां से क्या करें, v की वैल्यू निकालना चाहें, अगर अब मैं क्या करूं, मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं, देखें अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालना चाहिए तो v इज इक्वल टू, देखें NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसी तरह NH डिवाइडेड बाई 2 पाई इसी तरह आ जाएगा। देखें v अपनी जगह पे, तो m और r आके नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, m और r इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसको आप नाम दे रहे किस चीज के, इक्वेशन 5 का, इसको आप नाम दे रहे इक्वेशन 5 का। तो अब हम क्या करें, बाय टेकिंग स्क्वायर, क्या, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर मैं क्या करूं, इसका मैं दोनों साइडों से मैं स्क्वायर लूं, तो ये इससे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, एम स्क्वायर और के जी आर स्क्वायर। ये आ गई जी इसकी वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 6 का, इक्वेशन 6 का नाम हम इसे दे देंगे। अब देखें पुटिंग v square from equation 6 in a what, कौन सी इक्वेशन में स्टूडेंट, इन इक्वेशन 4। तो देखिए इक्वेशन 4 आपके पास क्या, इक्वेशन 4 आपके पास है कि r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें m, अब देखें वी स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, आप क्या करेंगे, आप अपनी जगह पे जो ना वो लगाएंगे, मल्टीप्लाई पे, देखें अब यहाँ पे आ गई आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखें ये चीज आ गई आपके पास। अब आपने क्या किया, आपने ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब अगर हम इस चीज को देखें, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो r जो है ना हमारे पास आ जाएगा, देखें r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, देखें मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखें स्टूडेंट इसके साथ के n स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आप देखें स्टूडेंट यहां पे इस टर्म को क्या करूंगा, ये पूरी टर्म है, जब मैं इसको
इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके क्या नोमिनेटर बन जाएगा। मतलब क्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपनी जगह और मल्टी ये ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि क्या मल्टीप्लाई बाय क्या 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें, अब देखें 4 से कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और अगर आप m को देखें तो m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो अब स्टूडेंट ये r की वैल्यू पीछे रह गई क्या, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या m और r स्टूडेंट देखें ये जो है अब आर स्क्वायर स्टूडेंट ये जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस r को इस साइड पे शिफ्ट करूं तो ये क्या r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू एम। देखिए चूंकि आर स्क्वायर तो इधर आ गया तो फिर पीछे सिर्फ एम ही रह गया। स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या मल्टीप्लाई का साइन है, कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर इस r से कैंसिल हो जाएगा तो मतलब कि 1 ओवर r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालना चाहूं तो r मेरे पास आ जाएगा r, तो r की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी। r को मैं निकालने के लिए मैं पहले क्या करूंगा कि ये हो जाएगा 1 इज इक्वल r को मैं इधर आके मल्टीप्लाई कर लूंगा जेड ई स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये चीज आ गई मेरे पास। अब जब ये चीज आ गई अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं r की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट यहां से मैं r की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से मैं अब क्या करूंगा स्टूडेंट मैं r की वैल्यू निकालूंगा। देखें r यहां पे r को आप एक साइड पे छोड़ो, बाकी जितनी भी है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ। अब देखिए ये जेड ई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 1 अपनी जगह पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर और यहाँ पे ये इसमें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय व्हाट एप्सिलॉन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो मतलब कि r इज इक्वल टू एप्सिलॉन, देख 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट ये जो आपके पास आ गई r की वैल्यू। अब जब ये r की वैल्यू आ गई अब मैं क्या करता हूं, इससे मैं क्या करता हूं मैं कांस्टेंट को अलग करता हूं। देखें कि r इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। देखें ये n के डिवाइड बाय जेड इनटू एप्सिलॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ये वैल्यू है स्टूडेंट यहां से हम कोई चीज हम मिस कर गए शायद जेड ई स्क्वायर के साथ हम m जो स्टूडेंट देखें हम यहाँ पे मिस कर गए, यहाँ पे आगे हम लोगों ने इसके साथ m नहीं लिखा तो जेड ई स्क्वायर जो है ना ये जो स्टूडेंट यहाँ पे m है साथ, और यहाँ पे अगर आप देखें एक बार फिर से जो है यहाँ पे क्या m है, जेड स्क्वायर m है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई चीज हम लोगों ने देखें मिस की है स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखें पाई भी हम लोगों ने मिस किए, पाई एम आर स्क्वायर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे साथ में क्या पाई भी आएगा और यहाँ पे भी पाई एम डिवाइडेड बाई आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा जेड पाई एम आर आ जाएगा, पाई एम आर आ जाएगा। तो अब देखें जब यहाँ पे पाई एम आर आ जाएगा तो यहाँ पे भी आगे क्या स्टूडेंट पाई एम, अब चूंकि आर को तो हमने इधर कर दिया है तो साथ में क्या यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पाई एम आ जाएगा, पाई एम आ जाएगा, और यहाँ पे भी इधर नीचे आगे क्या स्टूडेंट पाई एम, और चूंकि स्टूडेंट ई तो यहाँ पे इसी तरह इस इक्वेशन को आगे कैरी करते हुए देखें एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी
ये तो कांस्टेंट हो गए, तो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखें z तो बाहर आ गया तो e स्क्वायर पाई m, e स्क्वायर पाई m। अब स्टूडेंट देखें यहां पे ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, e चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तो ये भी कांस्टेंट e स्क्वायर उसके क्या प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो पाई भी 3.14 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी क्या कांस्टेंट है। तो अब देखें, अब ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट, इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर पाई m इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, इससे हमारे पास वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या स्टूडेंट ये इससे हमारे पास वैल्यू आती है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर, माइनस 10 मीटर। तो स्टूडेंट इससे जो है ये दोनों जो है वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे, लेकिन हम ये वाली वैल्यू जो है यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसकी ये वैल्यू यूज करें कि ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट इस चीज के बराबर है, तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा कि r इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इनटू के 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को यूज करके आप क्या करेंगे, आप रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो ना वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, मैं हाइड्रोजन के लिए करूं, फॉर हाइड्रोजन स्टूडेंट, अब यहां पे देखें फॉर हाइड्रोजन स्टूडेंट ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब अगर मैं ये हाइड्रोजन के लिए करूं कि फॉर हाइड्रोजन, और ये याद रखें स्टूडेंट ये सिर्फ मोनोएटॉमिक सिस्टम पे क्या ये एप्लीकेबल है। अब अगर मैं हाइड्रोजन के लिए करूं तो फॉर हाइड्रोजन अगर मैं पहले शेल के लिए करता हूं, ये फॉर n इज इक्वल टू 1, तो देखें तो ये r मेरे पास आ जाएगा क्या कि n स्क्वायर, n के स्टूडेंट 1 है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखें अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 से मैं डिवाइड करूंगा यही चीज है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखें इनटू 0.529, तो अब देखें r1 क्योंकि पहले शेल के तो 0.529, अब इस तरह मैं दूसरे शेल के लिए करता हूं जी फॉर n इज इक्वल टू 2, तो देखें r2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529, तो इससे r2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.12 एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट आप आगे r3 r4 और इस तरह से आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको यहां पे एक फैक्ट बताता चलूं कि द रेडियस स्टूडेंट की द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस, कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस एज वी मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतना ही रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है ना वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है स्टूडेंट। मतलब कि क्या स्टूडेंट, मतलब अच्छा स्टूडेंट आप रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का क्या मतलब है, स्पेसिंग बिटवीन द ऑर्बिट, मुख्तलिफ ऑर्बिट के दरमियान स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर पहला ऑर्बिट है, देखें पहला शेल है, तो दूसरे जो है वो इसके क्या होगा स्टूडेंट, वो करीब होगा, तीसरा इसके मुकाबले में थोड़ा इससे क्या होगा, इससे दूर होगा, चौथा जो है देखें चौथा इससे भी थोड़ा दूर होगा, और पांचवा जो है देखें पांचवा इससे भी जो है थोड़ा सा उसका स्पेस ज्यादा होगा, और छठे का देखें थोड़ा और भी जो है जाके फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि बाहर की तरफ जाते हुए जो के स्टूडेंट जो ऑर्बिट इंटर स्पेस है, ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट, मतलब कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा जितने हम न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि जो शेल या ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होते हैं तो न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियस उनको टाइटली होल्ड करके रख देता है, तो जब एक ऑर्बिट को भी खींचते हैं उसके पीछे जो दूसरा होता है उसको भी खींचते हैं, तो लिहाजा उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो जो ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते तो न्यूक्लियर होल्ड कम होता जाता है, तो एज अ रिजल्ट जो इनर होता है उसको फिर भी थोड़ा स्ट्रांगली खींच रहा होता है, लेकिन जो आउटर होता है उसको इतना स्ट्रांगली नहीं खींच रहा होता। एज अ रिजल्ट बाहर जाते हुए न्यूक्लियर होल्ड कम होने की वजह से ये जो इंटर ऑर्बिट स्पेस है स्टूडेंट ये भी क्या होता है, ये भी कम होता जाता है। तो इससे स्टूडेंट हमें इस बात का पता चला कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो रेडियस जो स्टूडेंट जो क्या है स्टूडेंट जो डिफरेंस है r4 और r3 के दरमियान वो क्या स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ग्रेटर है स्टूडेंट, वो क्या है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। अब किस चीज से ज्यादा स्टूडेंट, r3 और r2 से।
सेकंड और थर्ड के डिफरेंस से, और ये फिर ज्यादा है किसी से जी R2 और R1 से। मतलब कि अगर सबसे ज्यादा गैप है वो 3 और 4 के दरमियान है, फिर 2 और 3 के दरमियान है, और सबसे कम गैप जाके किधर है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस इनको टाइटली होल्ड करके रख देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जितना मैंने आपको रेडियस की बात की, तो मैंने आपको ये बात की, अब स्टूडेंट अगर सेकंड का जो रेडियस है वो अगर फर्स्ट से बड़ा है, R1 से क्या स्टूडेंट बड़ा है, तो कितना टाइम बड़ा होगा स्टूडेंट, ये n स्क्वायर टाइम जो है इससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे n स्क्वायर के जी हायर ऑर्बिट है, तो मतलब कि ये देखें मैंने 2 लिखा है, तो क्या कि सेकंड ऑर्बिट है, मतलब कि n स्क्वायर n इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये 4 टाइम इससे बड़ा होगा। इसी तरह मैं अगर कहता हूं कि R3 R2 से कितना बड़ा होगा, तो n टाइम बड़ा होगा। n के हायर ऑर्बिट है, तो हायर ऑर्बिट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये क्या होगा स्टूडेंट, ये से 9 टाइम बड़ा होगा। अगर मैं कहता हूं कि R4 R3 से कितना है, तो देखें वही n स्क्वायर, तो n यहाँ पे हायर ऑर्बिट है 4, तो 16 टाइम, 4 4 16, तो 16 टाइम जो है ये क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि अगर दोनों एटम्स हो स्टूडेंट, क्यों ये दो एटम्स हो और उनमें ऑर्बिट नंबर जो है ना सेम हो, ऑर्बिट नंबर दोनों के क्या हो, सेम हो, मतलब कि दोनों की ये 4 4 ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 4 4 थी, तो कहते हैं कि भाई अब उसमें जो है ना किसका रेडियस ज्यादा होगा, तो उसमें उसका रेडियस ज्यादा होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है ना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, मैं कहता हूं कि देखें 1 2 3 4 5, देखें इसकी अगर 5 है और मैं इधर के 1 2 3 में कहता हूं स्टूडेंट, और ये क्या जी, ये मैं कहता हूं जी आ गया 4। अब देखें जाहिर सी बात है इसमें शेल ज्यादा है, तो मतलब इसके एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है। अब मैं इसके भी थर्ड शेल पकड़ लेता हूं, इसके भी थर्ड शेल, और इधर आके 1 2 3 इसके भी स्टूडेंट इधर आके मैं क्या करता हूं, मैं इसके भी थर्ड शेल पकड़ लेता हूं। अब देखें इसके भी थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी थर्ड शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको मैं एटम ए कह देता हूं, इसको मैं एटम बी कह देता हूं। एटम ए के थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है और एटम बी के भी थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो अब कहते हैं कि किसका रेडियस ज्यादा होगा, कौन से न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। अब अगर आप यहां पे देखें इसके न्यूक्लियस के 1 2 3 4, देखें 4 है, मतलब कि 4 शेल, तो मतलब कि ये फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का इधर 1 2 2 3 4 5 ये जी 5 है, तो मतलब कि ये फिफ्थ पीरियड का है। तो आपको पता है स्टूडेंट डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो इसके क्या एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर जब इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रेडियस होगा वो कम होगा, इसका जो ये तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा करीब होगा बनिस्बत इस सेकंड के। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतने न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा कि इसको ज्यादा पावरफुली अपनी तरफ खींचेगा और इसको अपने करीब कर देगा, एज अ रिजल्ट इसका रेडियस जो है ना वो रिड्यूस कर देगा। तो स्टूडेंट इसी तरह अभी जो इससे पिछला मैंने आपको फैक्ट समझाए उसी बेस पे आपकी एक्टिविटी है, आपके पास R1 R2 R3 की वैल्यूज दी हुई है और आपसे ये पूछा गया है कि भाई कि इन वैल्यूज को देख के आप बताएं, इनके दरमियान का डिफरेंस देख के आप बताएं कि भाई कि आपने जो यहां से क्या जज किया। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको ज़बानी बता देता हूं, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी इतना लेक्चर हो गया। ये अगर आप देखें स्टूडेंट R2 और R1 का गैप क्या है, सबसे कम है, फिर R3 और R2 मतलब कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का गैप कम है, और फिर सेकंड और थर्ड का उससे ज्यादा है, फिर थर्ड और फोर्थ का उससे ज्यादा है, और फिर फोर्थ और फिफ्थ का उससे भी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते तो न्यूक्लियर होल्ड कम होते जाते हैं, तो वो ऑर्बिट को इतना क्लोजली नहीं रख सकता, एज अ रिजल्ट इंटर ऑर्बिट स्पेस जो है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस जो है इनका बढ़ जाता है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।